जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। झारखंड जीके के आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं झारखंड की प्रमुख नीतियां। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, और हमेशा आप देखते होंगे एक ना एक प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल ही जाते हैं। तो आज इसी को हम लोग बारीकी से कंप्लीट करने वाले हैं, एक एक पर पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ चर्चा करने वाले हैं कि किसका क्या मतलब होता है और किस नीति को कब अधिसूचित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई बात नहीं, वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपको चैनल यूजफुल लगे तो अंत में सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड की सभी नीतियों के बारे में। तो दोस्तों पहले तो ये समझ लीजिए कि आखिर नीति बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो नीति को आखिर कहते क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, एक रूल्स और रेगुलेशन का एक समूह होता है, नियम और कानून का एक समूह होता है, जिसमें सारा कुछ बताया जाता है कि अगर ये चीज़ होता है तो उसके लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो नीतियाँ बनाना एक बहुत कह सकते हैं जरूरी तत्व होता है किसी भी राज्य के लिए, देश के लिए। कुछ नीति ऐसा होनी चाहिए जिसमें एक अस्थायी रूप से कानून होना चाहिए, जो कि सभी को पता हो कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो मुझे ये चीज़ की फैसिलिटी दी जाएगी और मुझे इतनी चीज़ों से वंचित किया जाएगा। तो ये सब चीज़ एक कह सकते हैं कि शर्त और नियम और शर्त का एक समूह है जो नीति कहलाता है। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला झारखंड औद्योगिक नीति। जब दोस्तों झारखंड जब अलग हो गया तो यहाँ पर तो आप सभी को पता है कि यहाँ औद्योगिक है वो बहुत ज़्यादा है, उद्योग बहुत ज़्यादा है। तो उद्योग बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर औद्योगिक नीति बनाना पड़ा, क्योंकि औद्योगिक नीति अगर नहीं बनाया जाएगा दोस्तों तो फिर कोई अगर बाहर से हमारे यहाँ आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए आएंगे, तो उनको आखिर कैसे पता चलेगा कि झारखंड में जाने पर क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है। अगर झारखंड में हम उद्योग लगाते हैं तो उनके लिए क्या क्या हमको नियम और शर्त रखना पड़ेगा। तो यही सब नियम शर्त के लिए क्या बनाया गया, झारखंड औद्योगिक नीति। इसमें सारा कुछ बताया गया कि अगर आप झारखंड में निवेश करना चाहते हैं, अगर आप झारखंड में उद्योग करना चाहते हैं, चाहे वो आप झारखंड के हो या झारखंड से बाहर के हो, तो फिर आपको क्या क्या नियम और शर्त के अनुसार जो है यहाँ पर उद्योग करने दिया जाएगा। तो इसके लिए बनाया गया औद्योगिक नीति, जो 2001 में अधिसूचित किया गया। एकदम सीधे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि झारखंड की औद्योगिक नीति कब बनाया गया था। पहला औद्योगिक नीति याद रखिएगा, क्योंकि औद्योगिक नीति पर एक बार संशोधन भी हुआ 2012 में। तो याद रखिएगा ये था झारखंड का पहला औद्योगिक नीति 2001 में। अगर वही नई औद्योगिक नीति की बात की जाए, क्योंकि जरूरत के अनुसार देखिए चेंज करना पड़ता है। अब हो सकता है कि 2001 में बहुत कुछ ऐसा चीज़ होगा जिसको देखा होगा कि नहीं 2012 में इसको संशोधन की आवश्यकता है, इसको बदलने की आवश्यकता है। तो फिर क्या किया गया कि 2012 में एक बार फिर इसको औद्योगिक नीति को कह सकते हैं कि इसको मेंटेन किया गया। जो चीज़ की कमियां थी उसको पूरा किया गया, जो चीज़ खराब था उसको फिर हटाया भी गया। ठीक है, तो झारखंड की नई औद्योगिक नीति 2012 में, और अगर पहली आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 2001 में। एकदम सीधे सीधे से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, और ये टॉपिक को आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। झारखंड के वनडे एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जो अगला जो मैं 2 पढ़ाने वाला हूँ वो आपको प्रथम दृष्टिया में बिल्कुल समान लगेगा बच्चा, ठीक है बच्चा लोग, लेकिन आपको ये चीज़ समान नहीं समझना है। कैसे, देखिए पहला जो ये है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति, और दूसरा है प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति। प्रथम दृष्टिया में दोनों समान लग रहे हैं, लेकिन दोनों में बहुत का अंतर है। मैं समझाता हूँ बारीकी से, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए पुनर्स्थापन क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यह चीज़ आपने गौर किया होगा कि मान के चलिए कि ये आपका गाँव है, ठीक है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये आपका गाँव है ए, ठीक है, ये आपका गांव ए है दोस्तों। अब मान के चलिए कि यहाँ पर एक नदी आपका गुजरा है, ठीक है, यहाँ पर आपका एक नदी गुजरा है, नदी का नाम कुछ भी है, और यहाँ पर सरकार को ऐसा लगा कि यहाँ पर एक डैम बन सकता है, ठीक है, यहाँ पर एक डैम बन सकता है। तो डैम सरकार चाहेगी कि यहाँ पर डैम बना के मैं बहुउद्देशीय परियोजना की पूर्ति करूँ, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करूँ, चाहे वो मछली पालन हो, वो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो, वो नहर बनाना हो, सिंचाई की सुविधा हो। तो बहुत सारा कारण से वो सोच रहा है, सरकार सोच रही है कि मैं यहाँ पर एक बांध बनाऊंगा। अब सरकार को ये लगा कि ये मैं बांध बनाने से, इस नदी पर मैं यहाँ पर बांध बनाने से ये गांव जो है वो डूब सकता है, ठीक है, लेकिन बांध बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, झारखंड के लाभ की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है बांध से। तो फिर सरकार को लगा कि अगर ये गांव को हटाना है और यहाँ पर बांध मुझे बनाना है, तो फिर इस गांव को मैं जो हटाऊंगा तो कहीं ना कहीं तो इसको स्थान दूंगा। मान के चलिए कि इसको यहाँ पर मैं स्थान दे दूंगा, ठीक है, उतना ही जमीन में यहाँ पर इनको आवंटन कर दूंगा और इनका घर बना दूंगा,
इनको पैसे दूंगा और जिस प्रकार इनका घर था, जिनका 1 मंजिला था उनको 1 मंजिला बना दूंगा, जिनके 4 रूम का कमरा था उनको 4 रूम बना दूंगा। ठीक है, तो यहां से उठाकर जो यहां करेंगे दोस्तों, वही आपका कहलाता है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति। ठीक है, याद रखिएगा, यहां से उठाकर जो यहां किया जाएगा, तो देखिए यहां से उठाया तो उसको पुनर्स्थापन किया गया, यहाँ पुनर्स्थापन किया गया और पुनर्वास भी किया गया। ठीक है, स्थापना, पुनर्स्थापन का क्या मतलब होता है, नया बनाया गया, और पुनर्वास का क्या होता है कि फिर से वास किया गया। तो यहाँ से उठाकर यहाँ पर इन लोगों को निवासित कर दिया गया, इन लोगों को यहाँ पर आवास दे दिया, तो यहाँ पे निवास हो जाएंगे। तो उसी को कहा जाता है दोस्तों पुनर्वास, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति, जो कि 2008 में बनाया गया। अब इसको बनाने की नौबत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे जगहों पर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था। जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, बड़का गाँव में NTPC ने जब वहाँ पर अधिग्रहण करना शुरू किया, तो वहाँ पर योगेंद्र साहू और उनकी जो पत्नी थी, अभी दोनों जेल में भी है, उनकी बेटी याद रखिएगा अम्बा प्रसाद वहाँ से विधायक चुनी गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। वहाँ पर एक बना हुआ है NTPC का पूरा कॉलोनी बना हुआ है, जहाँ पर उन्होंने पुनर्वास के लिए दिया था। वहाँ पर सबको नोटिस भी दे दिया कि आप लोग खाली कर दीजिए, लेकिन वहाँ पर कोई खाली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उनको मुआवजा ना मिला हो, उचित मुआवजा ना मिला हो, या अपने जगह से बहुत कोई को प्रेम भी हो जाता है कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगा चाहे किसी भी कीमत पर। तो याद रखिएगा कि इनके लिए योगेंद्र साहू और उनकी पत्नी ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर संघर्ष किया। दोनों भी जेल में भी है, वहाँ पर खूनी मतलब हिंसक भी हो गया था, बहुत ज़्यादा हिंसक हुआ था, जिसके कारण कुछ लोगों को जान भी गंवानी पड़ी थी। तो याद रखिएगा कि नौबत क्यों पड़ता है, क्योंकि जब एक जगह से दूसरे जगह पर हटाना पड़े तो उसके लिए क्या क्या उनको सुविधा देना है, कैसे उनको पुनर्स्थापन करना है, ये सब के लिए बनाया जाता है दोस्तों पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति, जो कि 2008 में अधिसूचित किया गया है। याद रखिएगा, ठीक है, 2008 में सीधे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, सबको याद रखना। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति, ये क्या है, ठीक है, इसको भी समझना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द है दोस्तों, देखिए यहाँ पुनर्स्थापन है और यहाँ पर प्रत्यार्पण है। और प्रत्यार्पण होता है कि किसी के सामने समर्पण कर देना, किसी के सामने अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना। ठीक है, तो इसका भी मतलब हम लोग समझ लेते हैं। आपने सुना होगा वामपंथी उग्रवादी के बारे में, झारखंड में अगर आप रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं उग्रवाद के बारे में, नक्सल के बारे में सुने ही होंगे। ठीक है, तो सरकार ने एक नीति बनाया कि मान के चलिए कि अगर कोई सरेंडर कर देता है, ठीक है, अगर कोई सरेंडर कर देता है और कहता है कि नहीं मैं अब नक्सली से मुख्य धारा में लौट जाऊंगा, तो आखिर सरकार उसको कुछ न कुछ तो बेनिफिट देगी कि नहीं, आखिर सरकार उसके लिए कुछ न कुछ तो करेगी, तब ना वो लोभ में आके वो कह सकते हैं कि एक प्रकार से समर्पण करेंगे। तो उनके लिए एक नीति बनाई गई जो कि प्रत्यार्पण एवं इन सबों के मद्देनजर देखते हुए ये जो है प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति बनाया जाता है। तो इनको भी आवास उसी तरह दिया जाता है दोस्तों, जिस तरह पर यहाँ पर इनको दिया जाता था। इनके लिए भी एक आवास बना दिया जाता है और वहाँ पर इनको रहने के लिए दिया जाता है, और सबको मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि मतलब इनको दिया जाता है, फैसिलिटी दिया जाता है कि आप भी जो अन्य भी हैं वो भी इनको देखकर मुख्य धारा में लौट आइए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है झारखंड स्थानीय नीति, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा लफड़ा भी हुआ था और इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो जब माननीय रघुवर दास जी का सरकार था झारखंड में, तो उन्होंने एक नीति लाया था, ठीक है, कि स्थानीय नीति। तो इस स्थानीय नीति में सारा कुछ तो कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक काम क्या किया था दोस्तों, जो कि कोर्ट को गलत लगा है। ठीक है, कोर्ट को गलत लगा है। उन्होंने क्या किया था कि 13 और 11 जिलों में बांट दिया था। ठीक है, 13 जिलों, झारखंड को 13 और 11 के ये में जिलों में बांटा था। कुल 24 जिला आप सभी को पता है, तो 24 को 13 और 11 में बांट दिए थे। 13 जिला को क्या किया था, उन्होंने अधिसूचित घोषित कर दिया था। ठीक है, और इनको अधिसूचित घोषित करने का मतलब यही था दोस्तों कि ये 13 जिलों में झारखंड के 11 जिले के भी लड़के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि उन्होंने झारखंड को भी 2 भागों में बांटने का काम कर दिया था। इसलिए कोर्ट को ये लगा कि ये गलत है, झारखंड में भी इस तरह की नीति नहीं होगा कि सब अलग अलग होगा। ठीक है, इस तरह का नहीं होगा, इसलिए इसको क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया। अभी हाल ही में कुछ दिनों के पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त किया, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्थानीय नीति बनाने की नौबत इसलिए पड़ती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको कोई ना कोई तो बेनिफिट मिलना चाहिए। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, आप इसे समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान के चलिए एक यूपी के लड़के हैं और एक बिहार के लड़के हैं। ठीक है, 3 लड़के एग्जाम देने गए हैं। मान के चलिए ए है यूपी का, बी है झारखंड का और सी है बिहार का। ठीक है, आप इसे समझिएगा, यूपी, झारखंड और बिहार। में यहाँ से लिख देता हूँ यूपी, झारखंड और बिहार। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि झारखंड में कोई फॉर्म आया है JSSC का। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूँ। कोई JSSC का फॉर्म आ गया, मान लीजिए दरोगा का आ गया, SI का फॉर्म आया। ठीक है,
अब यहाँ पर तीनों लड़के फाइट कर देते हैं, ठीक है, तीनों लड़के फाइट करते हैं। तो निश्चित तौर पर दोस्तों झारखंड के लड़के थोड़े से पीछे हो जाएंगे। अब पीछे इसलिए नहीं होंगे कि झारखंड के लड़के कमज़ोर होते हैं, इसलिए नहीं पीछे होंगे क्योंकि झारखंड के लड़के बहुत तेज होते हैं, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। लेकिन चूंकि झारखंड के लड़के को सुविधा कम मिला हुआ है, ये अभी अभी जो है राज्य पिछड़ा से थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, और ये सब बहुत पहले से ही थोड़ा सा डेवलप है पढ़ाई लिखाई के मामले में, तो निश्चित रूप से यूपी और बिहार के लड़के इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, तो फिर झारखंड के लड़के तो हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। तो इन सबों को देखते हुए जो स्थानीय नीति बनाने का नौबत पड़ता है, और दूसरा स्थानीय नीति बनाने का नौबत इसलिए पड़ता है क्योंकि ये तो पता चले कि यहाँ के लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है अपने राज्यों में, ठीक है। तो चलिए इतना कंप्लीट है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे झारखंड क्रय नीति। अब क्रय नीति क्या होता है? तो खरीदने की जो नीतियाँ बनाई जाती है, खरीदने से संबंधित जो नीति, मतलब आयात करने से संबंधित जो नीति बनाई जाती है, या आप अगर झारखंड में कोई चीज़ क्रय कर रहे हैं तो उसके लिए क्या नीति होनी चाहिए, तो उसके लिए बनाया जाता है दोस्तों झारखंड क्रय नीति 2014 में अधिसूचित किया गया था, और स्थानीय नीति 2016 में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और जो क्रय नीति है 2014 में अधिसूचित किया गया था, नहीं बनाया गया था। अब लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति। अभी आप सभी को पता है कि सौर ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, और उसका भारत अध्यक्ष भी है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट गौरव का पल हम लोगों के लिए कि जो सस्टेनेबल एनर्जी कह सकते हैं, जो सोलर एनर्जी पर जो काम चल रहा है पूरे विश्व में, उसका जो भारत है वो अध्यक्ष है। और इस पर कैसे काम चल रहा है दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ। जहाँ पर देखिए, यहाँ सभी देशों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, सभी देशों को जोड़ा जा रहा है, और ऐसा जोड़ा जाएगा कि जब हमारे यहाँ रात होगा तो मैं आपसे बिजली लूँगा सौर ऊर्जा का, और जब आपके यहाँ रात्रि होगी तो मैं यहाँ से आपको सौर ऊर्जा भेजूँगा। इस विषय पर काम चल रहा है, और बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। आने वाले समय में सौर ऊर्जा का दोस्तों असीम यहाँ पर संभावनाएं हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए झारखंड में भी सौर ऊर्जा नीति बनाया गया है। तो सौर ऊर्जा नीति जो है वो 2015 में बनाया गया है, याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है झारखंड निर्यात नीति, ठीक है। हम लोगों ने आयात नीति तो देख ही लिया है, क्रय नीति। अब बेचने का भी तो कुछ नियम होना चाहिए ना, कि जो झारखंड में सामान बेचेंगे बन रहा है, उसको जो बाहर भेजना है, किसी अन्य राज्य में भेजना है, तो उसके लिए भी कोई नीति होनी चाहिए। आखिर कैसे जानेगा आदमी कि क्या क्या शर्त है, अगर हम झारखंड से कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके लिए क्या क्या शर्त होगा, ठीक है। तो उसके लिए बनाया गया क्या, झारखंड निर्यात नीति। और झारखंड निर्यात नीति कब बनाया गया, 2015 में, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। झारखंड पहला अगर आपसे पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप मिस नहीं करिएगा। तो पहला झारखंड औद्योगिक नीति 2001 में, एकदम सीधे से प्रश्न पूछा जाएगा। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 में। दूसरी झारखंड औद्योगिक नीति जो नई है वो 2012 में। अगर पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 में। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 में। झारखंड की जो स्थानीय नीति है वो 2016 में। अगर झारखंड क्रय नीति पूछा जाए यानी आयात नीति तो 2014 में। अगर पूछा जाए राज्य सौर ऊर्जा नीति तो 2015 में, और निर्यात नीति 2015 में। अब मैं इतना डिस्क्रिप्शन के साथ आप लोगों को बताने का मेरा एकमात्र यही मोटो था दोस्तों कि इसे आप भूले नहीं और कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है, कि प्रत्यार्पण और पुनर्स्थापन में क्या अंतर था, दोनों कहीं एक ही तो नहीं है। अब फिर एक 2008 है, एक 2009 है, तो इसे आप गलत करके एग्जाम में नहीं आना है। याद रखिएगा कि जो दूसरे जगह घर बना के दिया जाता है तो उसमें क्या था, पुनर्स्थापन, और जो समर्पण करते हैं नक्सली लोग उसका क्या है, प्रत्यार्पण। याद रखिएगा, ये दो शब्द याद रखना बहुत जरूरी है। जो बांध बनाकर घर को एक जगह से दूसरे जगह करते हैं वो 2008 में, और जो नक्सली लोग थे जो सरेंडर करते हैं उनके लिए जो बना था वो 2009 में, ठीक है। अब हम लोग इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं झारखंड फिल्म नीति, ठीक है। तो झारखंड फिल्म नीति बनाने का मतलब था दोस्तों कि झारखंड में फिल्म को बढ़ावा देना, यहाँ जो कलाकार हैं उनको सम्मान देना, प्रोत्साहन देना, ताकि यहाँ पर झारखंड में भी जो फिल्म डेवलपमेंट है उसका फिल्म उद्योग का ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, यानी फिल्म को बढ़ावा देने के लिए। याद रखिएगा इसका देखिए उद्देश्य भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन को भी अच्छे तरीके से सुनना है, ठीक है। झारखंड फिल्म नीति 2015 में, याद रखिएगा, ठीक है, रघुवर दास जी के सरकार के समय में झारखंड फिल्म नीति। उसके बाद नेक्स्ट आता है झारखंड स्टार्टअप नीति। यार आप सभी अभी जान रहे होंगे दोस्तों कि स्टार्टअप पर बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है, ठीक है। कोई भी जो स्टार्टअप है उसको बहुत ज़्यादा वोकल फॉर लोकल, आप जान रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत सारा ऐसा फंड जो चल रहा है, योजना चल रहा है स्टार्टअप का, वोकल फॉर लोकल, ठीक है।
तो स्टार्टअप का मतलब यही होता है कि मान के चलिए कि अगर आपने कोई इंटरप्रेन्योर हैं कि आप चाहते हैं कि मैं कोई बिजनेस शुरू करूं, तो उसके लिए जो स्टार्टअप के लोन वगैरह की जो सुविधा दी जाती है, यहाँ कुछ कुछ चीज़ों पर छूट दी जाती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा अगर जटिल बना दिया जाएगा तो फिर कौन चाहेगा कि मैं बिजनेस करूँ, तो फिर हर कोई को सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए। तो सरकार भी चाहती है कि छोटे मोटे स्टार्टअप हो और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाए और वहाँ से बहुत सारे लोगों को जॉब मिले। एक तो खुद तो वो सेटल होंगे ही, बहुत सारे वहाँ के लोगों को जॉब भी वो देंगे। तो स्टार्टअप नीति बनाया गया 2016 में, याद रखिएगा, ठीक है। स्टार्टअप नीति क्या होता है ये आपको समझा दिया मैंने। अब नेक्स्ट आता है झारखंड मद निषेध नीति, ठीक है। मद निषेध का मतलब होता है दोस्तों, आप जानते होंगे जो तंबाकू से रिलेटेड चीज़ होते हैं उनका जो निषेध मतलब होता है, एक तरह से कह सकते हैं प्रोहिबिशन, मतलब उनको जो मना किया जाता है कि किस किस चीज़ों पर आपको इसकी नीति बनाई जाएगी। आखिर जो मान लीजिए यहाँ जो शराब बिकेंगे, जो तंबाकू बिकेंगे, उसका क्या क्या नीति होगा, कौन कौन बेच सकते हैं, उनके लिए किसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, किसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ों का जो यहाँ चर्चा है कहाँ किया गया, झारखंड मद निषेध नीति 2016 में, ठीक है, 2016 में, याद रखिएगा, ठीक है। उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, या तो फिर ये तो खैर सीधे आपको उठकर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी नीति का जो स्टार्ट हुआ था वो 2016 में हुआ था, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। या तो फिर पूछा जाएगा कि मान गए कि झारखंड फिल्म नीति कब अधिसूचित किया गया या कब बनाया गया था, तो याद रखिएगा 2015 में, स्टार्टअप 2016 में, मद निषेध 2016 में, ठीक है। और रघुवर दास जी का सरकार जब स्टेबल आया था दोस्तों, याद रखिएगा 2014 के बाद, तो बहुत सारे योजनाओं पर काम हुआ और बहुत सारी नीतियां रघुवर माननीय उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा बनाया गया था। तो 2014 से लेकर जो 2019 तक और अभी तक का जो चल रहा है, ये झारखंड में एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया और बहुत सारे योजनाओं पर और नीतियों पर काम किया गया। हालांकि पहले की भी नीति बहुत सारे हैं और योजना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति। ये क्या होता है दोस्तों कि जो झारखंड में आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री वगैरह के द्वारा जो चावल का जो वितरण किया जाता है, या यहाँ पर जो अन्य जो सामग्री है वो वितरण किया जाता है, तो उनका क्या होगा, प्रसंस्करण यानी खाद्य प्रसंस्करण, जो खाद्य का बंटवारा होगा उसके लिए क्या नीति होगा। जो सरकार धान उन खरीदेगी, या जो सरकार अगर कोई चीज़ किसी से खरीदेगा या सरकार किसी को अगर देगा, तो उसके लिए नीति जो होगा वो दोस्तों झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 में बनाया गया। और आप सब देख सकते हैं अधिकतर नीतियाँ 2014 के बाद ही अधिसूचित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो झारखंड औद्योगिक पार्क नीति, याद रखिएगा। हम लोगों ने सबसे पहला जो देखा था वो औद्योगिक नीति पहला और औद्योगिक नीति नहीं देखी थी, ठीक है। पहला जो था वो आपने देखा था 2001 में बना था, लेकिन यहाँ जो है झारखंड औद्योगिक पार्क नीति है 2015 में, ठीक है। और इसके तहत भी यही किया गया दोस्तों कि एक मतलब इसको पार्क इसलिए कहा गया तो कि एक जगह पर सारा कुछ का फैसिलिटी दिया जाना, ये जो है औद्योगिक पार्क का नीति था, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए अंतिम है जिसको हम लोग जानेंगे, सेवा का अधिकार नियम। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद रखिएगा, सेवा का अधिकार नियम नीति। अब इसमें क्या किया गया, तो इसको 2011 में अधिसूचित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें यह कहा गया कि कोई भी सरकार के द्वारा अगर योजनाएं को क्रियान्वयन किया जाता है, अगर सरकार के द्वारा कोई योजना बनाई जाती है, तो उसका एकमात्र ये मोटो होता है कि लोगों तक पहुंचे। तो उस लोगों तक जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, उसी के तहत जो है वो सेवा का अधिकार नीति का अधिसूचना किया गया 2011 में। अब देख ही सकते हैं कि सेवा का अधिकार मतलब सरकार की सुविधाओं को जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाना इस जो है नीति का एकमात्र लक्ष्य था, ठीक है। फिर से सब सुन लीजिए, सेवा का अधिकार अधिनियम नीति 2011 में सरकारी सुविधाओं को लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना। इससे फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। झारखंड फिल्म नीति, फिल्म को बढ़ावा देने के लिए 2015 में। झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 में, तो बिजनेस जो नया स्टार्टअप बिजनेस होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए 2016 में। अगर मद निषेध की बात की जाए तो 2016 में इसमें मद निषेध के बारे में आनी, जो तंबाकू से रिलेटेड जो मतलब कह सकते हैं एल्कोहलिक रिलेटेड है, उनको एल्कोहलिक रिलेटेड से किस प्रकार उनको निषेध किया जाएगा, कौन इसकी लाइसेंस ले सकते हैं, कौन इनको बेच सकते हैं, सारा जो है वो 2016 में किया गया। खाद्य का बंटवारा यानी खाद्य प्रसंस्करण 2015 में, औद्योगिक पार्क नीति 2015 में और सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 में। तो आज का सेशन कैसा था दोस्तों, आप लोग जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर 2-4 वीडियो को शेयर भी कर देना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।